जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को कंबाइंड तरीके से देखते हैं, जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। तो आज हम 9 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। हर रोज़ शाम 6 बजे आपके सामने एनालिसिस आ जाता है, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन आए ना आए, आप 6 बजे चैनल पर आकर ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आप रिवीजन जो है वो कर सकते हो। इसीलिए न्यूज़पेपर के अपडेट्स भी मिल जाते हैं, प्लस आपको पीडीएफ जो मिल जाती है वो आप संडे को, हमारा पेपर नहीं आता है तो संडे को आप रिवीजन कर सकते हो हफ्ते भर की। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको पहचानना है। इसके जो मेंबर है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। दूसरा है, मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं फॉर स्टैगर्ड 3 ईयर टर्म। एंड थर्ड है कि नो मेंबर में ऑक्यूपाई अ सीट फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा कोई भी मेंबर जो है वो सीट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। तो 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है या 2 सही है। अब कल मैंने आपको वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन है वो पूछे थे और मुझे ये देखना था आप पूरा वीडियो देखते हुए नहीं, और काफ़ी लोगों ने उसका जवाब दिया। काफ़ी लोग जो है वो वीडियो एंड तक देखते हैं, इसीलिए अब यहाँ पर पहले ही इसमें जो आपको क्वेश्चन है वो मैं दे दिया करूँगा, जिससे कि आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अभी आप इसका जवाब जो है वो लिख दीजिए। और उसी के साथ साथ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे क्या होगा कि बाकी जो लोग देख रहे हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो आलसी है, वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो लगाना शुरू कर दे। इसलिए सभी आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, इससे आप ही का फायदा होने वाला है। अब हम एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर ग्लेशियल बर्स्ट, देखिए उत्तराखंड में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बारे में हमने कल डिटेल में वीडियो में देखा है ना, डिटेल में वीडियो देखा है। अब कल के वीडियो में हुआ क्या है, प्रकरण क्या था, उसके बारे में हमने जाना। लेकिन आज के इस वीडियो में थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे, मतलब जीएस पेपर 3 जो होता है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हम डिटेल में जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम इसको मिटिगेट जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन सेक्शन में वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से दिया हुआ है। बाकी ये अगर हम देखते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं, इसमें बजट स्ट्रेटेजी, फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में बात की जा रही है। देखिए, हालांकि यहाँ पर बजट जो है उसमें ये होना चाहिए, बजट में वो होना चाहिए था, ये सभी बात हो रही है। लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट होता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन होता है। प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसीलिए इसको हम थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जीएस पेपर 4 पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है कि क्या स्टेट आर्टिकल जो हमारा 19 है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, तो यहाँ पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो यहाँ पर सरकार लगा सकती है। लेकिन हर चीज़ को, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कुछ भी बोला जा रहा है तो उसको क्या रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताकर यहाँ पर गवर्नमेंट उस पर पाबंदी ला सकती है। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल के थ्रू हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है उसमें से देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर अगर हम ये वाले आर्टिकल देखते हैं तो फार्मर के बारे में है, ये यहाँ पर गवर्नमेंट की इनएबिलिटी, यहाँ पर ये भी, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जो फॉरेन में 2-3 ट्वीट क्या कर दी, यहाँ पर तो सीरीज उसकी शुरू हो गई है। देन उसके बाद द हिंदू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए क्या है, हमारे बजट में ये किया जा रहा है, हमारे बजट में वो किया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि हमें पता है बजट में एक्चुअल में दिया कितना है। अभी बेसिकली यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जो हेल्थ सेक्टर है, देर आए दुरुस्त आए, हेल्थ सेक्टर में यहाँ पर खर्च तो कर रही है सरकार। मतलब अब तक जो है वो हेल्थ केयर को इतनी प्रायोरिटी हमने दी ही नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर हेल्थ केयर को भी इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है। और कोविड जो है ये यहाँ पर काफ़ी एक लेसन बना है हमारे लिए कि हम स्टेडी और इंक्रीमेंटल पाथ जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए वो दे। यहाँ पर मेन जो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट वर्ड जो निकल कर आता है वो क्या है, वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी एलोकेशन जो है वो किए हैं। देन उसके बाद हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो इंश्योरेंस के थ्रू देखने को मिलता है। हमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो देखने को मिलती है। उसके लिए भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो पैसे हैं वो स्टैग्नेटेड है, 6400 करोड़ के आसपास जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, है ना।
तो ये भी जो है एक कॉज ऑफ कंसर्न बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी पूरे देश में चलने वाली एक योजना है, उसमें अगर हम पैसे जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके रख देंगे, या फिर अगर हम प्रॉपर जो लोगों को जितनी ज़रूरतें हैं वो अगर मीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर जो एलोकेशन है हेल्थ सेक्टर में हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हम जितना अभी दे रहे हैं वो थाईलैंड जो है वो दे चुका है। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए इससे कंसर्न भी काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। पहला कंसर्न अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है वो यहाँ पर पेस के साथ चले नहीं, मतलब जिस तरीके से वहाँ पर पैसा अलॉट किया जाना था, जिस तरीके से होने चाहिए थे, वो सब कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है। उसी के साथ साथ जो प्रोटेक्शन है, जो भी हेल्थ एक्सपेंसेस होते हैं गरीबों के, उनके जो भी प्रोटेक्शन है उसके लिए यहाँ पर जो इनएबिलिटी है गवर्नमेंट की वो देखने को मिलती है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो उसको कम करने के लिए कोशिश में लगी हुई है सरकार, और कम भी हो रहा है, मगर फिर भी जिस तेजी से जिस तरीके से वो होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। जो गरीब इंसान है एक्चुअल में, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो अपने हेल्थ सेक्टर में खर्च करना चाहता है, उसके लिए एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो नहीं बन पा रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशनल फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। जो मतलब जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एड्रेस जो है वो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देन ये अगर हम देखते हैं इकोलॉजिकली इलिटरेट यहाँ पर बजट, तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो बात की जा रही है वो दी जा रही है। ये है लॉ एंड कंपैशन, इस एडिटोरियल को हम देखेंगे। देन यहाँ पर माउंटेन्स उत्तराखंड ग्लेशियर, अगेन वही बात की जा रही है, तो इसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है तो नहीं देखेंगे। अब देखिए वीडियो शुरू करने से पहले MM एकेडमी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स जो है कम्प्लीटली अवेलेबल है। ज्योग्राफी अभी 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो खत्म हो चुका है। पॉलिटी जो है वो खत्म हो चुका है। एथिक्स कंप्लीट हो चुका है। और भी बहुत सारे कोर्स है जैसे GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलने वाले हैं, और लोएस्ट प्राइजेस में है। लोएस्ट प्राइजेस में, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइजेस में है। और उसी के साथ साथ ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, मतलब एक बार अगर आप ले लेते हो तो आप जितने भी लेक्चर्स हैं सब देख सकते हो, जो भी पहले के हैं, जो भी आने वाले हैं, सभी देख सकते हो। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर पहले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर ग्लेशियल बर्स्ट जो है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। देखिए GS पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इतना सुर्खियों में है, पिछले साल से सुर्खियों में चल रहा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। ग्लेशियल बर्ड पर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, मेंस में बोलिए, प्रीलिम्स में बोलिए, बिल्कुल आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर कल जो हमने देखा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी थी वो है प्रो ग्लेशियल लेक। प्रो ग्लेशियर लेक क्या होता है, जो ग्लेशियर होता है वो अगर पिघलता हुआ नीचे नीचे जा रहा है, मैं शॉर्ट में बताऊं क्योंकि सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है, कल ही मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पर अगर बर्फ जो है वो नीचे नीचे फिसल रही है तो क्या होता है, यहाँ पर जब फ्लो हो रहा है बर्फ का, मतलब ग्लेशियर का, तो क्या करता है वो अपने साथ सेडिमेंट जो है वो रखते जाता है। सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाते हैं, है ना, जो पिछवाड़े सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाते हैं। ये जो सेडिमेंट्स है कभी कभार क्या होता है, एक बैरियर खड़ा कर देते हैं, एक बैरियर बन जाते हैं, एक अड़थड़ा बन जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये अगर अड़थड़ा बन गया है, मतलब यहाँ से अगर जाने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक लेक फॉर्म हो जाता है, पानी का लेक फॉर्म हो जाता है। लेक मतलब छोटा नहीं है, इसी को हम कहते हैं प्रो ग्लेशियर लेक। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या हो गया है, ये प्रो ग्लेशियर लेक जो है ये फॉर्म हो गया है, मतलब यहाँ पर एक अड़थड़ा बन गया है और यहाँ से वाटर जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिवर है ना, रिवर हमें देखने को मिल रही है। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर सेडिमेंट्स की वजह से एक ब्लॉकेज बना हुआ है, सेडिमेंट्स की वजह से जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, वहीं पर पानी जमा है। अब फर्ज कीजिए कि अगर ये कुछ टूट जाता है या फिर ये ग्लेशियर जो है जोर से इसमें गिर जाती है और ये पानी पूरा बाहर जो है ओवरफ्लो हो जाता है और ये अगर नदी में मिक्स हो जाता है, ये नदी का बहाव जो है वो कितना तेजी से बढ़ जाएगा, है ना। और यही हमें देखने को मिला था उत्तराखंड में, जो अभी इतना दर्दनाक हादसा जो वहाँ पर हुआ है ना। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। अभी जो यहाँ पर बात निकल कर आती है कि क्या करना चाहिए। देखिए लास्ट अक्टूबर को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, जो हेड की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब अभी जो हेड कर रहे हैं वो हमारे अभी के प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जो है वो हेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डिटेल गाइडलाइन जो है वो इशू की थी, किस तरीके से हम डिजास्टर जो यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसे हम ग्लॉफ कहते हैं, कैसे हम यहाँ पर मिटिगेट कर सकते हैं। तो समझ रहे हो आप, मतलब पिछले बार ही हो गया था, लास्ट अक्टूबर को भी देखने को मिला था, इसलिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं,
देन कैबिनेट मिनिस्टर जो है वाइस चेयरमैन होते हैं, ये सेक्रेटरीट हेडेड किया जाता है बाय द सेक्रेटरी, ठीक है, और 8 मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ये भी इसके मेंबर होते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं उसके फंक्शंस, तो यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है स्टैब्लिश की गई है, जिससे कि यहाँ पर जो पॉलिसीज है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड वो इंप्लीमेंट की जा सके। यहाँ पर नेशनल प्लान बोलिए, है ना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बोलिए, नेशनल प्लान बोलिए, ये सब यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सके। गाइडलाइन जो है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए यहाँ पर दी जा सके। देन उसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जा सके वर्कफोर्स के साथ, जिससे कि जो भी पॉलिसीज़ यहाँ पर बनाई जा रही है उसको इंप्लीमेंट हम कर सके। देन उसी के साथ साथ यहाँ पर फंड जो नेसेसरी है उसको यहाँ पर मिटिगेट करने के लिए रिकमेंड किया जा सके, कितना यहाँ पर दिया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर बोली जाती है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना चाहिए, यहाँ पर ये हम जो ग्लेशियर हो रहा है उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो एनडीएमए गाइडलाइन जो है वो कहती है कि यहाँ पर रिस्क रिडक्शन जो है वो सीधा ऐसे जो लेक्स है उनको मैपिंग करके ही, आइडेंटिफाई करके ही शुरू हो जाना चाहिए। मतलब ऐसे अगर हमें लेक्स नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर प्रो ग्लेशियर लेक है, तो भैया पहले मैप के थ्रू आइडेंटिफाई कर लो। पहले उनको अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हाँ, वो उनकी बर्स्ट होने की संभावना जो है वो खत्म हो जाएगी, या फिर हम मिटिगेट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैटर तो वही है कि भैया आइडेंटिफाई करो पहले कि कहाँ कहाँ पर प्रो ग्लेशियर लेक हमें देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चरल मेजर जो है वो यहाँ पर लिए जाने चाहिए सडन ब्रीच के वजह से। ये क्या हो रहा है, सडन क्या हुआ था, सडन यहाँ पर ब्रीच हो गया था, सडन यहाँ पर टूट गया था, उसकी वजह से पानी जो है उसका बहाव इतना फैल गया कि लोगों को समझ में नहीं आया, मतलब कुछ उनको रिएक्शन का वक्त ही नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पर सडन ब्रीच जो है वो ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रक्चरल मेजर जो है वो लिए जाने चाहिए। अब स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर मैकेनिज्म जो है लोगों की जान बचाना ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक मैकेनिज्म यहाँ पर बनना चाहिए जिससे कि हम लोगों की लाइफ जो है, प्रॉपर्टी जो है ब्रीच के टाइम पर वो बचा सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम। पोटेंशियली डेंजरस लेक जो है वो आइडेंटिफाई करना बेस्ड ऑन फील्ड ऑब्जर्वेशन। एक तो फील्ड ऑब्जर्वेशन वहां पर कर रहे हैं, पास्ट इवेंट्स जो हुए हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पर रखना, जियोमॉर्फिक जियो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक जो है लेक के, डैम के, उसकी सराउंडिंग के वो रखना, फिजिकल कंडीशन अगर कुछ दूसरी होगी तो उसको यहाँ पर देखना। इससे क्या होगा, हम आइडेंटिफाई जो है वो तो एटलीस्ट कर लेंगे। ये सारे कारण हमें आइडेंटिफाई करने के। अब यहाँ पर जो सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी है इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वाटर बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट कर लेगी, है ना। तो आप मेंस में देखिए, मेंस में लिखने के लिए क्या जबरदस्त पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं कि सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी जो है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो चेंजेस होते हैं वाटर बॉडी में उसको डिटेक्ट करें, इंक्लूडिंग न्यू लेक जो फॉर्म हो रहे हैं मानसून मंथ में, क्योंकि मानसून मंथ में ज़्यादा लेक जो है वो फॉर्म होते हैं। जो मेथड्स है, प्रोटोकॉल्स है, वो यहाँ पर डेवलप की जा सकती है जिससे कि रिमोट मॉनिटरिंग जो है लेक बॉडीज का स्पेस से भी लिया जा सके, ठीक है, जिससे कि आसानी जाए। मतलब अभी तक तो हम आइडेंटिफाई पर ही है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक बार अगर आइडेंटिफाई हो जाए, जरूरी वही है ना। मतलब सोचिए कि बीमारी जो है उसने यहाँ पर जकड़ लिया, आपकी तबीयत जो है वो खराब है, आपको बुखार है, आपको सर्दी है, आपको परसा है, अब पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ किस वजह से, मलेरिया की वजह से हुआ है, लवेरिया की वजह से हुआ है, हुआ किस वजह से पता ही नहीं है, तो फिर कैसे कर पाएंगे। एक बार पता चल जाए तो फिर हम उस पर इलाज जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है ऐसे लेक्स को जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चरली जब हमें मैनेज करना है तो यहाँ पर रिकमेंड करता है कि जो वॉल्यूम है वाटर का वो रिड्यूस किया जाए। कैसे, कंट्रोल्ड ब्रीचिंग से यहाँ पर जो वाटर है उसको बाहर पंप किया जाए, टनल जो है वो बनाया जाए मोरेन के बीच में से। समझ रहे हो आप, मतलब क्या बोला गया है यहाँ पर, बोला ये गया है कि यहाँ पर जो पानी है, पानी को रिड्यूस किया जाए, पानी को रिड्यूस किया जाए, तो पंप आउट किया जाए पानी को, क्योंकि पानी अगर बहुत ज़्यादा भर गया वहाँ पर, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर लोगों ने बांधा हुआ धरन है क्या, डैम है क्या, नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे समझ लो मोरेन खड़े हो गए हैं और इसके बीच में जो है पानी जमा हो गया है। तो क्या करना है, इसको पंप आउट कर दो एक तो, या फिर धीरे धीरे क्या करो, इसको थोड़ा डैमेज करना शुरू कर दो, जिससे कि हल्का हल्का पानी जो है बाहर निकलना। एक साथ इतना पानी वहां पर इकट्ठा रही ना कि अगर एकदम से धरण टूट गया, एकदम से अगर ये नेचुरल डैम टूट गया तो फिर वो नदी को जुड़कर खतरनाक बहाव जो है वो लेकर आ सकता है। समझ रहे हो आप। तो ये चीज यहाँ पर टनल जो है वो हम बना सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है, मतलब सोचिए आप टनल जब बनाने की बात की जा रही है तो छोटा पानी होगा क्या, बहुत भयानक पानी होता है, खतरनाक पानी वहां पर जमा रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरली हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अब रेस्क्यू के लिए क्या किया जा रहा है, रेस्क्यू जो हम कर रहे हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो हेवी अर्थ मूविंग और सर्च रेस्क्यू इक्विपमेंट जो है वो हमें लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
जो कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है उसको मॉनिटर कर सके, है ना। कंट्री बोर्ड जो है वो यहाँ पर लाई जाए, यहाँ पर बोर्ड्स जो लाइफ जैकेट जो है वो यहाँ पर लाया जाए, जिससे कि जो भी ऐसी आपदा होती है उसमें हम यहाँ पर लोगों को बचा सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर डिज़ाइन लाइटर मशीनरी जो है उसको इनोवेट करें, डिज़ाइन करें, जो कि माउंटेन्स में अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उसको कैरी आउट करने के लिए आसानी होती है। नहीं तो अगर बहुत भारी भरकम मशीनरी है तो फिर तो हो गया, मतलब मशीन पहुंचने में, मशीन को ही संभालने में आधी जान जा रही है, ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। एनडीए में जो है वो क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम यहाँ पर बोलते हैं। मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर रहने चाहिए। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन जो है वो रहनी चाहिए, है ना। हेली एम्बुलेंस जो है ऐसे एरियाज में जहाँ पर रोड्स नहीं है उसके लिए यहाँ पर रहना चाहिए। तो ज़बरदस्त पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक एक पॉइंट आप यहाँ पर सोल्यूशंस में निकाल सकते हो। गाइडलाइन जो है यहाँ पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है विक्टिम्स की वो रहना चाहिए। जो बच गए हैं यहाँ पर जो विक्टिम्स है उनका साइकोलॉजी भी यहाँ पर काउंसलिंग होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हाँ भैया अब तुम बच गए अब जाओ अपनी जी लो जिंदगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए भी उनको थोड़ा काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि अगर आप देखोगे प्रीलिम्स बोलिए, खासकर मेंस पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है। इसलिए मैंने आपको कहा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको मोस्टली प्रीलिम्स में नहीं मेंस में पूछा जाता है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ गए हैं। पीडीएफ से रिवाइज ज़रूर किया कीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट इस पर आते हैं लॉ एंड कंपैशन ऑन रिमिशन टू लाइफ कन्विक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले, कल या परसों ही देखा था कि जो राजीव गांधी है उनके असैसिनेशन केस में जो यहाँ पर मतलब फांसी की सज़ा है उसको रोकने के लिए, ठीक है, मतलब जो सज़ा दी गई है उसको यहाँ पर रोकने के लिए जो गवर्नर है उनके पास अपील की गई। गवर्नर ने क्या किया, वो चीज़ जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में दे दी कि भैया राष्ट्रपति देखते बैठेंगे। तो उससे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि गवर्नर जो है उन्होंने ये निर्णय लेना चाहिए था। गवर्नर जो है, देखिए प्रेसिडेंट ऊपर अगर हम देखते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सेंटर के, स्टेट में गवर्नर है एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, जो भी निर्णय लेते हैं उनको अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर ही काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं गवर्नर की, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राष्ट्रपति जो उनके हाथ में सौंप दिया कि अब वो देखते बैठेंगे। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो यहाँ पर हो रहा था कि गवर्नर ने अपना डिसीजन जो है वो क्यों नहीं लिया। तो क्या यहाँ पर सही है कि गवर्नर जो है वो अपना बॉल जो है प्रेसिडेंट्स के कोर्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्ररी टू स्टेट्स कैबिनेट एडवाइस, स्टेट के कैबिनेट की एडवाइस आई है, उसके बावजूद यहाँ पर वो राष्ट्रपति के कोर्ट में अपना बॉल जो है वो फेंक रहे हैं। तो क्या ये सही है? इस पर आपको मेंस में क्वेश्चन जो है वो 101% पूछा जा सकता है। मतलब अगर आप देखोगे तो जो पार्डनिंग पावर, रिमिशन पावर, रिप्राई पावर, ये सारी जो पावर्स होती है गवर्नर को, राष्ट्रपति को, वो आपको पूछी जा सकती है। तो फटाक से आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें जो हमने ये वाला प्रेसिडेंट बोलिए या गवर्नर बोलिए, उसमें जो ये सारी पावर्स हमने देखी है उसको एक बार फटाक से जाके रिवाइज कर लेना है, ठीक है, या फिर पीडीएफ जो है उससे आप रिवाइज कर लो। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पावर है राष्ट्रपति के पास अंडर आर्टिकल 72 एंड जो गवर्नर के पास है अंडर आर्टिकल 161, ये इक्वल फुटिंग पर है, इक्वल फुटिंग पर है कि हाँ भैया यहाँ पर कैबिनेट के एडवाइस पर वो कर सकते हैं। गवर्नर, राज्यपाल अगर हम बोले तो उसके कैबिनेट के एडवाइस पर, और जो प्रेसिडेंट है वो उसके कैबिनेट के एडवाइस पर। लिमिटेशन क्या है आर्टिकल 161 कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है, मतलब यहाँ पर रिमिशन, रिप्राइव, जो भी यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ये यहाँ पर उस दायरे में रहना चाहिए जहाँ पर स्टेट जो अपनी पावर एक्सटेंड कर सके। मतलब समझ लीजिए कि अगर एक कोई ऐसा क्राइम है, एक कोई ऐसा क्राइम है जहाँ पर स्टेट जो है उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो वहाँ पर जो गवर्नर है क्या वो उस इसको कुछ अपना निर्णय देना दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 161, और इसी का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। इसी का यहाँ पर जो समझ सकते हो एक्सक्यूज जो है वो दिया गया है। ये बोला गया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड करने से मना कर दिया इस केस को, क्योंकि ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के बियॉन्ड है। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी केस जो है ट्राइड किया गया था अंडर द सेंट्रल एंटी टेररिज्म लॉ एंड अंडर सीबीआई प्रोब। अब ये जो है सेंटर के अंडर में आ रहा है, तो भैया मेरे अंडर में कहाँ है, ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर में कहाँ है, इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए हम भेज रहे हैं कहाँ पर, हम भेज रहे हैं इसको, कहाँ भेज रहे हैं, प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब अगर आप ये द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ोगे तो ये चीज़ ही समझने में आपको बरसों लग जाएंगे, है ना। इसलिए तो यहाँ पर वीडियो का फायदा होता है कि एकदम आसान शब्दों में जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उस तरीके से हम यहाँ पर एडिटोरियल्स को, द हिंदू भी, इंडियन एक्सप्रेस भी, सभी एडिटोरियल्स को हम पढ़ सकते हैं।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारे गवर्नर है उन्होंने किया है ना। अब अगर आपको मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक पॉइंट मिल जाता है कि हाँ ऐसा करना कर सकते हैं गवर्नर। जरूरी नहीं है कि अगर कैबिनेट ने अगर एडवाइस दे दी है तो उनको उसी दायरे में करना पड़ेगा। अगर उनको ऐसा लगता है कि स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं है, दे कैन रिकमेंड इट टू द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि डिसीजन जो है यहाँ पर जो लिया गया है गवर्नर के द्वारा, ये डिबेटेबल है फॉर अनयूजुअल डिले। यहाँ पर डिले जो हुआ है कि जो कंक्लूजन पर वो पहुंचे हैं, जो यहाँ पर लीगल करेक्टनेस उन्होंने लाई है, जो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि नहीं ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के बाहर है, तो ये कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए जो इतना डिले किया है उस पर यहाँ पर डिबेट हो सकता है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नर को 2 ईयर से ज्यादा लग गए हैं स्टेट कैबिनेट के एडवाइस के बाद। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर क्वेश्चन यही निकलता है कि इतना समय क्यों। यहां पर आप देख सकते हो कि इट इज speculated that delay reflects the center's concern about releasing those involved in the plot of assassination of former prime minister, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है? गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, है ना। तो यहां पर क्या हुआ? बेसिकली असैसिनेशन मतलब टेररिज्म हुआ है। अब यहां पर जब उनकी पॉलिसी है तो फिर अगर ऐसे छूट गए, अगर यहां पर जो असैसिनेशन हुआ है उसमें अगर छूट जाते हैं तो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट में चला जाएगा, है ना। तो ये चीज यहां पर हमें देखने को मिलती है। कन्विक्ट्स यहां पर कंटिन्यूअसली नियर फॉर 30 ईयर्स, ग्रेविटी ऑफ द क्राइम हैज एक्वायर्ड ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशंस, है ना। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। वाइटल दैट लॉ एंड कंपैशन रादर देन पॉलिटिक्स एंड इलेक्टोरल कंसिडरेशन फॉर्म अ बेसिस ऑफ एनी डिसीजन ऑन द रिलीज। मतलब यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिक्स ये सब छोड़कर कुछ ना कुछ एक जो सही लॉजिकल एक जो पायदा है वो यहाँ पर बनना चाहिए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर? आपको क्या लगता है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में अगर आपकी राय देना चाहो तो आप दे सकते हो इस पूरे मामले से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है साइबर वॉलंटियर्स के लिए यहाँ पर देख रहे हैं जिससे कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर की जा सके। ये बेसिकली फ्रंट पेज जो है, फर्स्ट पेज है इंडियन एक्सप्रेस का, उसकी न्यूज़ है। लेकिन फिर भी मैंने इसमें ले ली है जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन इस पर आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लेन सीरीज में भी ये लिया जाएगा, मगर फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में हम देख लेंगे क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है ना। इस मामले में यहाँ पर क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि हर कोई जो सिटीजन्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर। आप भी यहाँ पर वॉलंटियर बन सकते हो जिससे कि आप यहाँ पर जो भी ऐसी अनलॉफुल कंटेंट हो रहा है, जो भी यहाँ पर अनलॉफुल कंटेंट स्प्रेड हो रहा है उसको आप फ्लैग कर सकते हो, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो भी फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है या फिर जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्प्रेड होती है उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए अब हर कोई वॉलंटियर बन सकता है और वो यहाँ पर इसको देख सकता है, चेकआउट कर सकता है, ठीक है। इंक्लूडिंग यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोलिए, रेप बोलिए, टेररिज्म बोलिए, रेडिकलिज्म बोलिए, सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, ये यहाँ पर एक्ट करेगा एज ए नोडल पॉइंट, ठीक है, वॉलंटियर्स को, जिससे वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर उन्होंने खुद को रजिस्टर कर लिया फिर उसके बाद क्या होगा कि वो यहाँ पर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें उनके पर्सनल डिटेल जो है वो मांगे जाएंगे, नाम बोलिए, फादर्स नेम बोलिए, मोबाइल नंबर बोलिए, ये सब। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो होगी। लेकिन सवाल ये भी निकलता है कि क्या यही करना सही है? क्या यहाँ पर इस तरीके के हर किसी को वॉलंटियर बना देंगे? किसी के नज़रों में कुछ एंटी नेशनल रहेगा, किसी के नज़रों में कुछ एंटी नेशनल रहेगा। किसी ने अगर प्रधानमंत्री को कुछ बोल दिया वो एंटी नेशनल रहेगा, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो वो भी एंटी नेशनल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से होता है तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। इससे अच्छा है परफेक्ट एक पहले गाइडलाइन जो है वो बनाना ज़रूरी है कि गाइडलाइन अगर हम बना लेते हैं तो फिर उस गाइडलाइन के अंतर्गत एंटी नेशनल जो है उसको क्या डिफाइन करे, ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है और डिटेल में इसके बारे में आर्टिकल जो है वो तो छपते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर टाइम टू स्पेंड, देखिए एक शॉर्ट एडिटोरियल में यहाँ पर ले रहा हूँ जिससे कि हमें थोड़ा एक आइडिया जो है वो मिल जाए। अब देखिए ये जो है ये साल जो बजट आया है ये बजट एक्सेप्शनल बजट है। क्यों
एक्सेप्शनल बजट मतलब उसकी क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी ईयर नहीं है। यहाँ पर पेंडेमिक आया है जहाँ पर सरकार की इनकम कंप्लीटली रुक गई, जहाँ पर सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे सिनारियो में यहाँ पर अब जहाँ पर फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बजट के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बजट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, सारे टर्मिनोलॉजीज मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो अब बजट जो है उसमें अगर आप देखोगे तो मतलब समझ लो आप, फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था इस बार, क्योंकि हमने देखा हुआ है 3.5% के आसपास मेंटेन करना कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशन जो है वो इस तरीके से कंप्लीटली डिफरेंट थी इस बार अगर हम देखते हैं तो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी चैलेंज था कि हमें जो हमारे इनकम टैक्स है वो नहीं बढ़ाना है, लोगों पर बर्डन नहीं बढ़ाना है, लेकिन फिर भी हमें इनकम जो है वो लूटना है और एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़े कम करने हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है क्विक रिकवरी। गवर्नमेंट ने जैसे बोला है कि हम वी शेप्ड रिकवरी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर हाई डेप्थ लेवल जो है उसके भी कंसर्न्स यहाँ पर जता रही है सरकार। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन की है कि क्विक रिकवरी होगी, प्लस यहाँ पर हमें जो उधार है वो ज़्यादा नहीं लेना है। इससे क्या हो रहा है कि स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पर कम की है सरकार ने, है ना, स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पर कम की है इमीडिएट टर्म में अगर देखा जाए। अब यहाँ पर ये जो है ये कॉस्टली मिस कैलकुलेशन हो सकता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ऐसी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं आती। बेसिकली मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको फिजिकल डेफिसिट जो है वो बताने के लिए किया, प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ती है तो कैसे फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसा मैंने आपको कहा, दो तरीके के बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। मैंने आपको बजट की इसमें एक्सप्लेन किया था कि रेवेन्यू बजट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या है, कितना आ रहा है कितना खर्च हो रहा है, खर्च अगर ज़्यादा है तो डेफिसिट होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो जितना कम रहे उतना बेटर है। कैपिटल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रहे तो अच्छा है, कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है उस टाइम पर जो कैपिटल एसेट्स है वो क्रिएट होती है, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए अगर हम पेंडेमिक के पहले भी देखते हैं तो हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा था, है ना। शार्प यहाँ पर डिक्लाइन जो है वो हमें आ गया था जीडीपी ग्रोथ का। तो अब यहाँ पर जो पेंडेमिक खत्म हो गया है उसके बाद भी सडन इंक्रीज होगा, उसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये कहाँ से, है ना, ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो इसीलिए क्या है कि सभी लेवल पर यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनको स्पेंडिंग जो है वो बढ़ानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है पेंडेमिक गैग। अब देखिए ये आपके जीएस पेपर 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे आपको आ सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 19 के तहत जो यहाँ पर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो मिला हुआ है, तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। एब्सोल्यूट है क्या हमारा? नहीं। अभी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी वेग है, काफ़ी बड़ा है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन नहीं किए गए हैं कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे। हाँ, कि बस स्टेट के अगेंस्ट में ना हो, इसके अगेंस्ट, कोई भी चीज़ स्टेट के अगेंस्ट में हम बोल सकते हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स के अगेंस्ट में अगर कोई बोल रहा है, वैक्सीन की इफिकेसी को अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो वो बात देश के अगेंस्ट में है, उसको बंद कर दो। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है ना। कोविड वैक्सीन जो है ये एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेफ्टी एंड इफिकेसी कंसर्न जो है वो यहाँ पर निकल रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है, मतलब जो भी लोग हैं यहाँ पर, इंडिविजुअल्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर वो अनफाउंडेड मिसलीडिंग रूमर्स अगर फैला रहे हैं, अगर डाउट क्रिएट कर रहे हैं वैक्सीन की इफिकेसी पर, वैक्सीन अच्छी है हानिकारक है उसकी इफिकेसी पर, तो उस पर जुर्म जो है वो यहाँ पर किया जाए। तो अब यहाँ पर जब अनफाउंडेड या फिर मिसलीडिंग रूमर्स क्या हो सकते हैं? अगर फर्ज कीजिए कि किसी को इंजेक्शन जो है वो दिया हुआ है किसी फ्रेंड को, अगर उसको तबीयत उसकी ख़राब हो गई, अगर यहाँ पर कोई उसके बिहाफ में बोल रहा है तो मिसलीडिंग हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर मिसलीडिंग हम बता सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट जो है वो लैक उसका प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी रही है। गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफ़ी कम रही है उसके सेफ्टी इश्यूज़ पर, वैक्सीन जो है उसके अप्रूवल को लेकर, पब्लिक स्क्रूटिनिटी को लेकर, उसकी इफिकेसी को लेकर, है ना। तो अब यहाँ पर फेक न्यूज़ जो है वो तो स्प्रेड होंगी ही कि कितनी एफिशिएंट है। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 के तहत जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, उस मामले में जहाँ पर आपने ही पूरी तरीके से जो आपकी ट्रांसपेरेंसी वो नहीं रखी है, तो ये कहाँ तक सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर एग्जामिन किए जाने चाहिए रीजनेबलनेस पे,
कि भाई रीजनेबल है या नहीं है। हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, हमें ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं रहने चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस जो है वो वेग है, ऑन ब्रोड है, पुनिटिव है, ये चिलिंग इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं कि जितना बड़ा ब्यौरा रहेगा, जितना बड़ा दायरा रहेगा, उतना ही ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, है ना। कि मतलब हाँ यार ये भी चल रहा है, ये भी उसमें आता है, ये भी उसमें आता है, ये भी उसमें आता है, ऐसा हो जाता है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है कि जहाँ पर स्टेट ने चिलिंग इफेक्ट जो है फ्री स्पीच के अगेंस्ट में यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब जब लॉकडाउन जो है पहली बार इंपोज किया गया था, सेवरल स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर स्टेट के रेगुलेशंस अंडर एपिडेमिक डिसीज एक्ट लगाए थे 1897, है ना। फेक न्यूज़, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इसको यहाँ पर चैलेंज करने के लिए, है ना, ये भी हमने देखा है। रिपोर्ट जो है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, इनके द्वारा किया गया है। 55 इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया है लॉकडाउन के दौरान, जहाँ पर वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि वह मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर कोई जर्नलिस्ट है, अगर वो सही इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि यहाँ पर जो इसमें गए हैं, क्या बोलते हैं, लॉकडाउन के इसमें जो क्वारंटीन किए गए थे, उनको खाना नहीं दे रहे हैं, उनको ये नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर लोग जो है ऐसे ही घूम रहे हैं, अब वो सही भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो बताकर उसको अंदर डाल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पर एपिडेमिक डिसीज कंट्रोल काफ़ी लोगों को ग्राफ किया है, मतलब माइग्रेंट वर्कर जो है उनसे रिलेटेड देख लीजिए, जो भी चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इफेक्टिव तभी होगी जब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जो हमने एथिक्स में देखा हुआ है ना। एमएम एकेडमी के जो एथिक्स के लेक्चर्स उसमें हमने कवर किया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो सही तब रहती है जब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों रहे। इवन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो भी तभी सस्टेन्ड हो सकती है जब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहती है। इफेक्टिव गवर्नमेंट यहाँ पर फंक्शन कर सकती है, उसके लिए एडिक्वेट यहाँ पर लोगों के साथ एंगेज होना, है ना, और जो वैलिड क्रिटिसिज्म है उसको यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना, मिसकंसेप्शन जो है उसको दूर करना, जो पब्लिक के बीच में जो भी अगर कंफ्यूजन होगा उसको दूर करना ही गवर्नमेंट का काम होता है। क्रिमिनल लॉ जो है रिलाइड है ऑन द प्लेस गैग्स ऑन द वैलिड क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर आप फेल हो रहे हो कम्युनिकेट करने में, इसका ये मतलब नहीं है कि सामने मिसलीडिंग सब कुछ हो रहा है। मेन मुद्दा क्या है, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी जो देखने को मिलता है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस ये हमें देखने को मिलता है। इवन बजट में भी इसकी बात की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको ट्रांसलेट किया गया है मिनिमम गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी एंड मैक्सिमम पब्लिक पेनलाइजेशन। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं निकल रही है और लोगों को पेनलाइज जो है वो किया जा रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें से आप पॉइंट जो है वो जीएस पेपर 4 के लिए उठा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है। जैसे रिसेंटली चाइनीज़ कंपनी जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता है, हाइब्रिड विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है 3 श्रीलंकन आइलैंड्स पर उनका बनेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये फंड करेगी प्रोजेक्ट को, जो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है पार्क स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है पार्क स्ट्रेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन यहाँ पर हमें जाफना जो है ये देखने को मिलता है, यहाँ पर है कोलंबो कोट्टे, यहाँ पर इंडिया भारत हमें देखने को मिलता है सदर्न पार्ट जो है। अब देखिए आइलैंड के बारे में अगर हम देखते हैं, डेप्थ लार्जेस्ट ऑफ 3 आइलैंड्स है, क्लोजेस्ट है रामेश्वरम के तमिलनाडु, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मैटर जो है बायलैटरल एजेंडा है फॉर द डिकेड्स, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिशरीज, फिशरमैन, ये सब के बीच में, इंडिया के बीच में, श्रीलंका के बीच में जो भी चल रहा है। और अभी आपने देखा है श्रीलंका ने सीधे जो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है उसको ये कर देना, वो कर देना, ये सब चल रहा है। बेसिकली कंसर्न अगर हम देखते हैं, क्योंकि चाइना फैक्टर आ गया ना, जब चाइना फैक्टर आ गया तो इंडिया का कंसर्न क्या है, सबसे पहले तो सिक्योरिटी कंसर्न ही आता है कि ऑलरेडी यहाँ पर कोऑपरेशन जो है पाकिस्तान चाइना के बीच में बढ़ रहा है, जो नेपाल चाइना उनके बीच में बढ़ रहा है, अब श्रीलंका और चाइना के बीच में भी हो गया, तो फिर तो इंडिया को सब तरफ से चाइना घेर रहा है। लीडरशिप रोल जो है साउथ एशिया की, अगर बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस या फिर बहुत ज़्यादा अगर पेनिट्रेशन जो है चाइना का अगर अलग अलग कंट्रीज़ में रहा, तो लीडरशिप रोल जो है वो यहाँ पर उसके हाथ में पूरी तरीके से जा सकता है। इकोनॉमिक कंसर्न जो है वो भी है, चाइना ने इंडिया को मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में रिप्लेस कर दिया है सेवरल सदर्न कंट्रीज़ के इसमें, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो निकलता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो आप मेंस में भी कोट कर सकते हो। देखिए मिशन इनोवेशन 2 जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, मिशन इनोवेशन 2। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि गोल क्या है, जिससे कि हम यहाँ पर, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है मिशन इनोवेशन 2 के बारे में। बेसिकली क्या है, गोल है कि यहाँ पर पेज जो है क्लीन एनर्जी इनोवेशन यहाँ पर हम एक्सीलेट करें, जिससे यहाँ पर जो कॉस्ट रिडक्शन है, अफोर्डेबल रिलायबल क्लीन एनर्जी सोल्यूशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। तो क्लीन एनर्जी के लिए है और यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव है।
पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो उसको इंक्रीज करना, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ये करना, और अवेयरनेस जो है उसको रेस करना, ये हमें देखने को मिलता है। बेटर सोल्यूशन, यहाँ पर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट और लोअर कॉस्ट, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 6 मेजर कोलैबोरेटर्स जो है वो हमें इतने देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देन यहाँ पर लेक माइग्रेटरी वाटर बर्ड जो है ये हमें देखने को मिलता है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश में, उसकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आपको प्रीलिम्स में आ सकता है पोंग डैम के बारे में। लोकेशन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। 1975 पोंग डैम जो है बिल्ड किया गया अक्रॉस द बियास रिवर कॉल्ड पोंग रिजर्वायर। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर। 1983 एंटायर रिजर्वायर जो डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है डिक्लेयर किया गया रामसर साइट नवंबर 2002 में। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से खतरनाक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी आपसे जो भी पूछा गया है आप कमेंट सेक्शन में अगर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।